नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अप्रैल से जून की इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। बता दें 1996 के बाद से अब तक की ये सबसे भयंकर गिरावट है और एशिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी सबसे बुरी हालत है। ऐसी हालत एक तिमाही में 1996 के बाद से नहीं देखी गई। 1996 के बाद से इसलिए क्योंकि 1996 में ही तिमाही के आंकड़े आने शुरू हुए थे। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पहले से अंदेशा था, लेकिन सरकार ने समय रहते स्थिति संभालने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा यह स्थिति सरकार के लिए शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन वह अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करेगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी सर्जरी भी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा है। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। मैं उनके परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम हस्तियों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की विकास यात्रा में अपने अमिट छाप छोड़ी है। गृहमंत्री शाह ने प्रणब दा के शानदार करियर को पूरे देश के लिए गर्व करार दिया है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा और कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा। भारत सरकार ने सोमवार को कहा है कि चीन ने लद्दाख में सीमा पर बनी सहमति का उल्लंघन किया है। उसकी सेना ने उकसाऊ कदम उठाते हुए सरहद पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की है, जो कि भारतीय सैनिकों द्वारा रोक दी गई है। भारतीय सेना के बयान को पीआईबी की ओर से जारी किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना संवाद के जरिए शांति बहाल करने की पक्षधर है और पूरे विवाद पर ब्रिगेड कमांडर स्तर पर बैठक जारी है। भारत सरकार के बयान के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन करती है और चीन की सेना ने कभी भी इस रेखा को पार नहीं किया है। दोनों देशों की सेना इस मुद्दे पर संपर्क में है। सैटेलाइट की तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि चीन ने भारत, भूटान और चीन की सीमा के ट्राई जंक्शन पर हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया है। यह हेलीपोर्ट संवेदनशील क्षेत्र डोकलाम और सिक्किम सेक्टर के काफी नजदीक है। चीन की घुसपैठ की कोशिश के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को वीडियो जारी कर कहा कि आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है। आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों हैं? सुरजेवाला ने कहा कि देश की सेनाएं तो सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ हैं? वो चीन को लाल आंख दिखाकर कब बात करेंगे और देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर दोषी ठहराए गए वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को अदालत ने सजा सुना दी है। भूषण पर अदालत ने 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर वो ये जुर्माना 15 सितंबर तक नहीं भरते हैं तो उनको 3 महीने की जेल होगी और वकालत की प्रैक्टिस पर भी 3 साल तक का बैन लगाया जाएगा। बता दें प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने 2 ट्वीट्स को लेकर अवमानना का दोषी पाया था। 29 जून को किए गए इन ट्वीट्स में उन्होंने महंगी बाइक पर बैठे चीफ जस्टिस बोबडे की तस्वीर ट्वीट करते हुए टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो सबको मान्य ही होता है, लेकिन अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसको चुनौती दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे दोषी करार देने और सजा देने दोनों फैसलों को चुनौती दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा सम्मान है और उनके ट्वीट्स का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना नहीं था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक को लेकर एक और खुलासा किया है। इस बार अखबार ने भारत में फेसबुक की वरिष्ठ अधिकारी आंखी दास के खुलासे किए हैं। अखबार ने आंखी दास को बीजेपी के पक्ष में फैसला लेने वाला बताया। अखबार ने दावा किया है कि जब चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, आंखी दास ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की थी और कहा था कि आखिरकार
30 साल के ज़मीनी काम से भारत को स्टेट सोशलिज्म से मुक्ति मिल गई। वहीं दूसरी तरफ जीत के लिए नरेंद्र मोदी को स्ट्रॉन्ग मैन बताया गया। इसके अलावा अखबार ने चुनावी कैंपेन के दौरान फेसबुक की इस अधिकारी की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 36,24,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 64,646 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,84,000 के पार हैं। दुनिया भर में 2,52,00,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,46,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल 1,77,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,97,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 1,83,000 से ज़्यादा हो गई है। ब्राज़ील में भी 38,62,000 पॉजिटिव केस हैं और मृतकों की संख्या 1,20,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।